अच्छा, तो फिर आपकी डिबेटिंग से यूथ क्लब में आने की जो एक शिफ्ट है वो कैसा है? वो यूथ क्लब का पार्ट कब बने और वो क्यों बने? अच्छा, और डाटा साइंस का अभी तक डीसी ने रिग्रेट तो नहीं करे कि डाटा साइंस में आ गया, सीएस में आना तो चाहिए? बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो कि लाइक लिबरल आर्ट्स की डिग्रीज करवा रही हैं, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सोशल इवेंट्स करवाए जाते हैं, तो जिस पैटर्न के ऊपर वो इवेंट्स करवाए जाते हैं वहाँ पे फिर काफ़ी मसले मसाइल देखने को मिलते So हैं। where do you see Pakistan in like 2050? Well, like, do you ever think कि if that wasn't the case तो फिर maybe you could have been in a different side today, अभी शायद आप थोड़ा सा different होते आज? Assalamu alaikum fam, welcome back to How and Why. On today's episode of The Walkie Talkie, we have the debating sensation Abdullah Maqsood. Abdullah Maqsood has been debating for over 6 years now और debating के circuit के अंदर he is very a respectable person और इन्हीं debating के साथ साथ he has won a lot of awards. मैं सारे आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता जितने awards उस वक्त जीत चुके हैं debating के अंदर, और उसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा prestigious events के जज भी रह चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस डिबेटिंग वो अब तक एकेडमिक्स में भी एक्सेल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ यूथ क्लब में भी वो एज एन एक्टिव मेंबर पार्टिसिपेट करता है. वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दे चुके हुए हैं एज ए यूथ क्लब. सो लेट्स मीट अब्दुल्ला मकसूद एंड आस्क हिम अबाउट हिज जर्नी ऑफ डिबेटिंग एंड एज वेल एज एकेडमिक्स. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बिल्कुल. अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं डिबेटिंग की जर्नी से आपकी स्टार्ट करूँगा. माशाल्लाह यू हैव बीन डिबेटिंग फॉर लाइक 6 इयर्स नाउ. तो लाइक ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था? डिबेटिंग का आपको आइडिया कैसे आया था? तो बेसिकली स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि अपने स्कूल के अंदर ही जब हम लोग ओ लेवल्स के अंदर आए थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था डिबेटिंग करने का, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स पे जाने का. और स्कूल के अंदर ही जो है वो एक डिबेटिंग कैंप होता था जहाँ सारे स्टूडेंट्स आते थे और हमारे एक कोच थे, वो हमें प्रैक्टिस करवाते थे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. तो मैंने एक दिन वैसे ही वहाँ पे जाके ज्वाइन इन किया और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आने का मतलब है कि आप अब परमानेंट मेंबर बन चुके हैं टीम के. ठीक है. तो 1-2 हफ्ते के अंदर ही जो है ना हमारा पहला कंपटीशन आया और सीनियर्स ने कहा कि हमने टीम्स बनानी है और कंपटीशन के ऊपर जाना है. तो मैं सबसे जूनियर था, मुझे लगा कि हम एज ऑब्जर्वर्स जाएंगे, लेकिन कंपटीशन पे जाके पता चला कि हमने वहाँ पार्टिसिपेट भी करना है. सही. तो हम लोगों के स्टार्टिंग के ही कुछ मैचेस जो हैं वो बहुत सीनियर टीम्स के खिलाफ पड़ गए, यानी कि यूनिवर्सिटी टीम्स के खिलाफ. तो यानी कि ओ लेवल्स के स्टार्ट में ही जो है ना हमें एक एक्सपोजर मिल गया था जो कि बेसिकली हारने का एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में, लेकिन हमें आइडिया हो गया था कि अब तकरीबन ए लेवल्स के एंड तक ये जर्नी जो है इसी तरीके से चलेगी. अच्छा, आपका स्कूल कौन सा था? मेरा स्कूल था साइसा. राइट. अच्छा, जब भी हम लोग डिबेटिंग स्टार्ट करने की बात करते हैं तो डिबेटिंग से पहले यूजुअली लोग ये करते हैं कि लाइक इंटरनल कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, आपस में डिबेट करवा के प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर किसी इवेंट में भेजते हैं. बट आप लाइक सीधे किसी इवेंट में चले गए थे तो उसमें लाइक कोई नुकसान वगैरह नहीं होता? इसमें डिमोटिवेशन टेम्परेरीली ये नुकसान नज़र आया था कि जब हम लोग हारे थे तो हमें लगा था कि शायद हम लोग इस चीज़ के नहीं बने. लेकिन वहीं पर सीनियर्स के साथ ही जो है वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्होंने कहा कि कोई मसले वाली बात नहीं है अगर आप लोग हार गए हैं, इट्स वेरी नेचुरल. और बल्कि उन लोगों ने हमें ये मोटिवेशन दी कि इतने अर्ली स्टेजेस के ऊपर आप डिबेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है. तो बस वहीं से मोटिवेशन मिली कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना और चाहिए. लाइक ओ लेवल से पहले कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस आपका नहीं था डिबेटिंग करने? वो फर्स्ट टाइम था? यस, ओ लेवल्स में फर्स्ट टाइम था. परफेक्ट था. और लाइक स्टार्टिंग उससे आपका पहला कंपटीशन कौन सा जिसमें आप मतलब जीते हो या फिर थोड़ा सा ऊपर आए हो, जिसमें आपको मोटिवेशन मिली हो कि आई हैव अचीव समथिंग? अच्छा, हुआ इस तरह से था कि पहले के छोड़ के दूसरे कंपटीशन में हम लोग तकरीबन सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किए थे. तो वहाँ पे लगा था कि शायद हमने कोई अच्छी चीज़ अचीव की है, लेकिन हम फाइनल्स तक नहीं पहुँच सके. उसके बाद तकरीबन थ्रू आउट द ईयर जितने भी इवेंट्स आते रहे हम लोग क्वालिफाई कर जाते थे सेमीफाइनल्स तक, लेकिन एज सच कोई विनिंग एक्सपीरियंस नहीं था, यानी कि पहले साल तक. तो दूसरे साल में और फिर तीसरे साल में जाके जो है हमने 1-2 कॉम्पिटिशन्स जब जीतना शुरू किए तो वहाँ से जो है वो काफ़ी मोटिवेशन मिली और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ जीता जा सकता है, बिल्कुल हायर लेवल के ऊपर भी कम्पीट किया जा सकता है. पहला कंपटीशन कौन सा था जो कि आप जीते थे? पहला कंपटीशन ओ लेवल्स में जो हम जीते थे वो एक अंडर 15 कंपटीशन था. राइट. जो कि हम लोग जीते थे, अंडर 15 था वो बेसिकली. परफेक्ट. और लाइक आप जीसी के अंदर भी पार्टिसिपेट काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, सो टेल अस मोर अबाउट एक्सपीरियंस. उनके वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अच्छी डिबेटिंग सर्किट मानी जाती है, डिबेटिंग कॉलेज माना जाता है जीसी. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जीसी बेसिकली हम लोग 3-4 साल गए हैं. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग क्वालिफाई भी नहीं किए थे सेमीफाइनल्स में. उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर गए तो हम एज अंडर 19 टीम वहाँ पे जीत गए और वो गालिबन मेरी अंडर 19 की पहली ट्रॉफी थी जो कि हम लोग जीसी के ऊपर जीते थे. तो उसके बाद हमने कहा अगले साल फिर जीसी जाते हैं. तो वहाँ पे ये था कि डायरेक्ट फाइनल्स के अंदर टीम्स क्वालिफाई कर रही थी. तो एज टीम तो हम लोगों की जो दूसरी टीम थी वो क्वालिफाई की थी, लेकिन वहाँ पे एज इंडिविजुअल जो है वो बेस्ट स्पीकर अवार्ड मुझे मिला था.
जब तीसरी दफ़ा हमने जीसी में पार्टिसिपेट किया था। परफेक्ट। अच्छा, लाइक आपका क्योंकि शुरू से ही आप कह रहे हैं कि आपको अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो गई थी ओ लेवल में आती फर्स्ट ईयर से, तो वाज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट यू? क्योंकि यूजुअली होता है कि लोगों को ना 2-3 साल लग जाते हैं एक अच्छी टीम बनाते बनाते, एक अच्छा स्पीकर बनते बनते। सो व्हाट वाज द स्पेशल थिंग दैट यू यूज्ड कि आप पहले साल में इतने सारे इवेंट जीतना शुरू कर दिए थे आपने? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से 2 फैक्टर्स थे। पहली चीज़ तो ये कि जैसा मैंने बताया कि स्कूल का जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट था, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। और यानी कि अगर मैं अपने से पहले अपने सीनियर्स का रिकॉर्ड देखता, तो वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी जीतते हुए आ रहे थे। तो वहाँ से ऑलरेडी एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए सेट था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो हमारे कोच थे, उन्होंने हमें कभी इस तरीके से ट्रेन नहीं किया कि आपने जो है वो किसी एक टीम से जीतना है या आपने कोई एक कॉम्पिटिशन जीतना है। वो हमें इस तरीके से ट्रेन करते थे कि आपने एज ए डिबेटर एक अच्छा स्पीकर बनना है और आप कॉम्पिटिशन्स खुद ही जीतना शुरू कर देंगे। तो बस उस माइंडसेट की वजह से मुझे लगता है कि हमें काफ़ी हेल्प हुई थी। अच्छा, और डिबेट्स के अंदर एक जो प्रॉपर टीम बनना होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? लाइक कि आपके जो बाकी स्पीकर्स हैं वो भी इक्वली गुड हों जितने कि आप हो? क्योंकि बहुत सारी दफ़ा सुनने को मिलता है यार मैं बहुत अच्छा स्पीकर था, लेकिन क्योंकि मेरे जो बाकी स्पीकर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से हम लोग इतना आउट परफॉर्म नहीं कर सके। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि टीम वर्क का कितना रोल होता है व्हेन इट कम्स टू डिबेटिंग? वेल, मैं समझता हूँ कि टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मतलब ऑन वन साइड अगर आपके पास एक टीम है जिधर एक बहुत अच्छा स्पीकर है, लेकिन वो टीम एज ए यूनिट स्ट्रांग नहीं है, और दूसरी तरफ एक टीम है जिनके तीनों स्पीकर्स एवरेज हैं लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी कोऑर्डिनेशन वाली टीम हो सकता है कि हर दफ़ा जो है वो उनको आउटस्मार्ट कर दे। तो इसलिए टीम कोऑर्डिनेशन का होना, स्पीकर्स को एक दूसरे के पॉइंट्स का पता होना और ये पता होना कि हमने एक दूसरे की वीकनेस को कैसे कवर करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है एज ए टीम आपके जीतने के लिए। अच्छा, द बिगेस्ट थिंग जो कि लोगों को डिबेट नहीं करने से रोकती है वो उनका स्टेज फ्राइट होता है कि लाइक कैसे करेंगे, व्हाट इफ वी मेस अप, कि हम लोगों ने डिसअपॉइंट कर दिया तो क्या होगा? तो ये जो स्टेज फ्राइट है वो कैसे बंदा टैकल कर सकता है? वो कॉन्फिडेंस बंदा कैसे ला सकता है कि इट्स फाइन, बस जाके बोलना ही और कुछ नहीं करना फॉर लाइक स्ट्रेट 8 मिनट्स? वेल, इसके अंदर एक तो ये चीज़ है कि अगर तो आपने बाद में बोलना है और आप अपने से पहले कुछ स्पीकर्स को बोलते हुए सुन लेते हैं, तो वहाँ से बंदे को आइडिया होता है कि ये शायद इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितनी हमें लगती है, कि बाकी लोग भी बोल रहे हैं तो चलो हम भी इसको ट्राई कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो ना, कि बस आपने सिर्फ एक जज के सामने देख के बोलना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस ग्रो करना शुरू हो जाती है, तो वहाँ से भी जो है ना बंदे का वो फियर दूर होना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एक बंदे को एड्रेस करके बोल रहे होते हो, तो बाकी सारा क्राउड जो है ना वो वैसे ही ज़ोन आउट हो जाता है। तो अगर उस तरीके से बंदा अपनी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से करे, तो ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं इस सबसे एक स्टेप बैकवर्ड आऊँगा कि बहुत सारे लोग आजकल ये देखते हैं हम लोग कि या तो वो स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव होते हैं या फिर वो बाकी इवेंट्स के अंदर एक्टिव होते हैं, लेकिन डिबेट के अंदर स्पेसिफिकली काफ़ी कम लोग होते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक डिबेट इज़ व्हेन इट कम्स टू लाइक योर सॉफ्ट स्किल्स, आपका करियर, आपका पोर्टफोलियो, उन सब में डिबेट्स का क्या रोल होता है? अच्छा, इसके अंदर डिबेटिंग एक तो सबसे पहले बंदे को अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप करने में हेल्प आउट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्योंकि आर्ग्यू करना होता है और एक टॉपिक के ऊपर एक कन्विंसिंग स्टाइल में आपने एक आर्गुमेंट को विन करना होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे आने वाली आपके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी, कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो आपकी कन्विंसिंग पावर है, ये सारी चीज़ें जब अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं, तो ओवरऑल जो है ना आपके सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनैलिटी वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा फिर जैसे आपने बात की क्रिटिकल थिंकिंग की, तो बहुत से लोगों को ना आइडिया होता है कि डिबेटिंग से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बेहतर होती है, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि डिबेटिंग में नहीं जाते। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन BCCG बीकन हाउस में, तो हमारे जो कोच होते थे वो हमें ये चीज़ बताते थे कि लाइक आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा, आपकी से क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी। लेकिन फिर भी आई यूज्ड टू सी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फिर भी डिबेटिंग के अंदर इतना ज़्यादा इन नहीं होते, वो फिर भी नहीं आ पाते। सो ये जो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग भी इसका वाकई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, वो अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? अच्छा, वैसे ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना जो कि स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव होते हैं, वो तो ये समझते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर हमसे टाइम नहीं मैनेज होता, वो इस वजह से नहीं आते। और दूसरा ये है कि बहुत लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स को वैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो सिर्फ अपने एकेडमिक्स को लेकर जो है वो फोकस रहते हैं। तो होना इस तरीके से चाहिए कि अगर आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक सेक्शन रख दें कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करना है सब स्टूडेंट्स ने, तो वहाँ से जो है ना एक मेरे ख्याल से हेड स्टार्ट मिल सकता है स्टूडेंट्स को, और जब वो एक दफ़ा इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे, उसको इंजॉय करेंगे, वहाँ से कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो वहाँ से मेरे ख्याल से ये वाला ट्रेंड ज़्यादा डेवलप हो सकता है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। राइट। और लाइक आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी जर्नी रही है डिबेटिंग की, तो कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपको याद हो, कुछ हुआ मज़े का? वेल, बहुत से हर कंपटीशन में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब आपका एक टफ टीम के खिलाफ मैच हो और अनएक्सपेक्टेडली आप वो मैच जीत जाएं, और इससे भी बढ़ के ये कि जज के डिसीजन को चैलेंज कर दिया जाए।
तो अच्छा। हम लोगों के साथ एक दफा हुआ था कि लम्स के खिलाफ हम लोगों का मैच था और हम लोग अभी स्कूल के जूनियर टीम के तौर पे कंसिडर होते थे। सही। और उस डिबेट का टॉपिक जो था वो बेसिकली एक ह्यूमरस सा टॉपिक था, मतलब पंजाबी स्टेज ड्रामाज इस किस्म की डिबेट थी। और हमने कोई उसके लिए एज सच प्रिपरेशन नहीं की थी, बस रैंडम एक ट्राई हमने दी थी उस डिबेट में और हम लोग वो डिबेट जीत गए। और ये बात हम लोगों को भी शॉकिंग लगी, लम्स वालों को भी शॉकिंग लगी, और उन लोगों ने कहा कि ये डिसीजन में मसला है और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एट द एंड वो डिसीजन हमारी फेवर में गया। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और अजीब सी चीज़ थी हमारे लिए। अच्छा, जब हम लोग बहुत बड़े स्कूलों की बात करते हैं तो हमें कुछ कुछ इवेंट्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो जज होता है थोड़ा सा बायस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत अच्छी टीम का, जैसा आपने को बात की, एक बहुत जूनियर टीम के साथ मैच हो रहा है, तो यूजुअली जज की माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ होती है कि बड़ी बड़ी टीम ने जीतना है। तो आपको क्या लगता है कि टू व्हाट एक्सटेंट इज दैट ट्रू, और मतलब इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को? हाँ, ये बात ओवरऑल पूरे सर्किट के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर ओपिनियन है और काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है। हमने खुद भी एक्सपीरियंस की है कि जो टॉप के स्कूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दरमियान में ही हर ट्रॉफी जो है ना उसको सर्कुलेट करना होता है। दैट इज ट्रू। तो अगर एक इमर्जिंग टीम जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है, तो जज की तरफ से जो है ना थोड़ी बहुत बायसनेस आ जाती है और डिसीजन जो है वो उसी टीम को मिलता है जो कि एक मतलब पॉपुलर स्कूल को बिलोंग कर रही होती है। अच्छा, मैं डिबेट को, पार्लियामेंट्री डिबेट को एमजीएन से कंपेयर करूंगा, जिसमें पूरी की पूरी रिसर्च बेस्ड होता है जो आपका एमजीएन होता है। तो डिबेट के अंदर आपकी जो रिसर्च होती है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है? अच्छा, research work की? अगर एमयूएन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से आप इंस्टेंटेनियसली आपने अपनी थिंकिंग अप्लाई करनी होती है, और बैकग्राउंड की जो रिसर्च है वो उतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती जितनी कि एक एमयूएन में मैटर करती है। और एमयूएन क्योंकि कॉन्टीन्यूस होता है, एक दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो उसके लिए जो है ना आपको एक डिफरेंट तरीके से अपनी रिसर्च लेकर चलनी पड़ती है। जबकि एक पार्लियामेंट्री डिबेट में ऑन द गो आपने कोई ना कोई आर्गुमेंट डेवलप करना है, कोई जो भी पॉइंट आपके जहन में है या कोई एग्जांपल या एनालॉजी जो आपके जहन में आती है, वो जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से काम आती है। परफेक्ट है। अच्छा, तो फिर आपकी डिबेटिंग से यूथ क्लब में आने की जो एक शिफ्ट है वो कैसा है? वो यूथ क्लब का पार्ट कब बने और वो क्यों बने हैं? अच्छा, ये चीज़ें तकरीबन साथ साथ ही चल रही थी। यूथ क्लब का यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू और फैमिली के थ्रू जो है वो आइडिया हुआ। तो आपकी फैमिली भी यूथ क्लब के अंदर कुछ है? यूथ क्लब के अंदर एक्टिवली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि तो उनके कोई टूर्स जाते थे आउट ऑफ सिटी, किसी मतलब ट्रिप के साथ चले गए, तो वहाँ से आइडिया हुआ कि अच्छा ये एक ग्रुप है, यहाँ पे और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैंने अटेंड करना शुरू कर दी रेगुलरली। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर भी जो है वो यूथ क्लब का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। तो लाइक उन्होंने क्या, लाइक फिर आप उसके मेंबर बने और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट आपने उनके, लाइक वो जो करवाते हैं सेमिनार्स वगैरह, उनके ना जाके किया था? इसी लाइक तरह हाउ डिड से यू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम? मतलब जितना रेगुलरली हम वो सेशन अटेंड करते थे उतने ज़्यादा आप एक परमानेंट मेंबर के तौर पे बनते हो। यानी कि Right. एक हायरार्की डिफाइंड है कि आप एज ए वॉलंटियर पहले एंटर करते हैं, उसके बाद आप एक एक्टिव मेंबर बनते हैं, और इस तरीके से ये सारा सिलसिला चलता है। तो पहले हम लोग वॉलंटियर थे, जब हमने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया तो हम एक एक्टिव मेंबर बन गए, और फिर वो सारा जो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराने होते हैं वो चीज़ चलती है। बट लाइक व्हाई डिड यू चूज यूथ क्लब इन द फर्स्ट प्लेस? एक तो ये कि उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, और भी ग्रुप्स हो सकते हैं इस तरीके से ऑपरेट करते हो, लेकिन एट दैट टाइम मुझे यूथ क्लब का पता चला तो मैंने इसलिए यूथ क्लब ज्वाइन किया। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत ही एक रिलेटेबल तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाते हैं। मतलब जो आप एक रेगुलर एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे आके बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता है, कोई एलियनेशन नहीं होती। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है कि आपके लिए जो है वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ एडजस्ट करना पड़े, तो यूथ क्लब में एडजस्ट करना एक बहुत ही ईजी चीज़ थी। राइट। और लाइक यूथ क्लब में आके ऐसे के एक्सपीरियंसेस आपके हुए हो, लाइक आपको सीखने को बेसिकली वहाँ पे क्या मिलता है? आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती हैं, लीडरशिप स्किल्स बढ़ती हैं, और लाइक अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है यूथ क्लब, तो हाउ कैन ही डू दैट? और बेसिकली जितने भी पब्लिक इवेंट्स आते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए, तो वहाँ से आप जो है वो अपनी मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। और ये है कि सीखने के अतबार से आपको एक तो जो कोर्सेज वो लोग ऑफर करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको कम्युनिटी बड़ी अच्छी मिलती है कि अगर आप एक स्कूल में जा रहे हैं वहाँ आपके सिर्फ स्कूल के फेलोज हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आते हैं तो वहाँ सीनियर्स भी होंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इनफैक्ट जो मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन था उसके लिए मुझे आउटसाइड हेल्प इतनी नहीं मिली जितने की मुझे वहीं पर अपने कुछ सीनियर्स के थ्रू मिल गई जो कि पहले से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो एडमिशन का प्रोसेस जो है वो सारा बहुत आसान हो गया, और उनसे और भी जो है डिफरेंट चीज़ों में इंफॉर्मेशन और हेल्प मिलती रहती है। राइट। एंड यू हैव आल्सो लाइक अपीयर्ड इन सम इंटरव्यूज बिफोर, तुमने अपना एक्सपीरियंस बारे में बताया, कौन से इंटरव्यूज थे, किस बारे में थे, एंड लाइक व्हाट डिड यू स्पीक अबाउट दैट? अच्छा, वो जो यूथ क्लब के साथ हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं वो बेसिकली तो कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं
उसी के हवाले से जो है वो कोई एक टॉपिक चूज करें। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हम लोगों का एथिज्म के ऊपर एक पॉडकास्ट हुआ था जिसके अंदर हमने सारा कुछ डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं। इसी के अलावा एक दफ़ा वैलेंटाइंस डे के हवाले से उन लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था कि क्या ट्रेंड्स चलते हैं डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में और स्टूडेंट्स किस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, और ये सारी डिस्कशन जो है वो पॉडकास्ट में होती है। अच्छा, सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग की यहाँ पे बात हो रही है। सो द पब्लिक स्पीकिंग, जब हम लोग डिबेट की बात करते हैं या एमजीएंस की बात करते हैं या एक पॉडकास्ट की बात करते हैं, इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, तो इन सब का जो स्टाइल होता है स्पीकिंग का, वो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ से डेवलप होता है? क्योंकि यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग डिबेटर्स होते हैं उनके वो थोड़े से लिबरल समझे जाते हैं या उनकी थिंकिंग को थोड़ा सा लिबरल समझा जाता है या फिर उनके बोलने के स्टाइल में थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं, थोड़ी तेज़ी वगैरह होती है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर आप बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे होते हो। सो एक मैंटेलिटी को लाइक एक लेवल पे रखना और उसके लिहाज से आके गुफ्तगू करना, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि लाइक इंटरव्यू जो लोग करते हैं ना, वो यूजुअली एक डिबेटर से बहुत डिफरेंट किस्म का वो आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल होता है। सो हाउ डू यू मैनेज बोथ ऑफ दीज स्टाइल्स? वेल ये जो ट्रांजिशन है इसका आपको कॉन्शियसली थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, वरना अगर सिर्फ आप अपनी नेचुरल फ्लो को सिर्फ देखें तो बंदे की कोशिश होती है कि एक ही तरीके से बोला जाए। लेकिन एक तो यह है कि डिबेटिंग के दौरान जब आपके पास एक शीट होती है और उसके ऊपर इतने ज़्यादा पॉइंट्स लिखे होते हैं और साथ साथ आप टाइमर को देख रहे होते हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो एक तेज़ी वाला स्टाइल आ जाता है। और पॉडकास्ट के माहौल में जब एक बिल्कुल एक खामोश सा इन्वायरमेंट है और जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी एक धीमे अंदाज में बोल रहे हैं और आपके इर्द गिर्द कोई टाइमर भी नहीं है और ऑन द गो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और आपने उसका आंसर उसी वक्त सोचना है और फिर बोलना है, तो वहाँ पे जो स्टाइल और फ्लो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो है वो टोन डाउन हो जाता है। परफेक्ट। अच्छा, अभी आपने यूनिवर्सिटी की बात की थी कि एडमिशन में उसने आपकी मदद की। सो आपने डाटा साइंस बीएस करने का सोचा था। सो डाटा साइंस इज समथिंग जो कि ज़्यादा लोग अभी आजकल स्टडी नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग सीएस करना चाहते हैं। सो व्हाट वाज द रीज़न दैट यू स्पेसिफिकली चोज डाटा साइंस? वेल एक तो ये है कि CS एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन चुका हुआ था और दूसरा ये है कि पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं था प्रोग्रामिंग वगैरह का, लेकिन मुझे सब ने कहा था कि अगर आप एक CS रिलेटेड किसी फील्ड में आते हैं तो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि CS रिलेटेड ऐसी कौन सी फील्ड है जो कि इटसेल्फ CS नहीं है, तो वहाँ मेरे सामने जो ऑप्शंस आई थी वो उसमें डेटा साइंस का नाम था और क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और मैं पर्सनली मैथ्स को काफ़ी पसंद करता, तो फिर मैंने सोचा कि इसी फील्ड में आना चाहिए। अच्छा, और डाटा साइंस का अभी तक डिसीजन रिग्रेट तो नहीं करे कि डाटा साइंस में आ गया CS में आना चाहिए था या समथिंग? वेल जब एडमिशन हुआ था तब मैंने सोचा ज़रूर था कि शायद मुझे CS में आना चाहिए था, लेकिन जब मैंने सारे कोर्सेज को कंपेयर किया उसके बाद बाकी डिफरेंट फैक्टर्स को देखा, मार्केट सर्विस वगैरह ये सब कुछ, तो फिर मैंने कहा कि नहीं मेरी चॉइस जो है वो ठीक है। अच्छा, फास्ट स्पेसिफिक लेके चूज़ किया आपने? वेल फास्ट एक तो मुझे पता था कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ की एजुकेशन जो है वो मतलब काफ़ी सीरियस लेके चलते हैं और ऊपर से जो फास्ट के ग्रेजुएट्स हैं वो काफ़ी मतलब उनकी अच्छी रेपुटेशन है, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि फ़ास्ट को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। राइट। अच्छा, आपके क्योंकि डिबेटिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का माहौल है उसमें आपको असिस्टेंस मिली है अभी तक सोफा डिबेटिंग के नए जो भी यहाँ पे सोसाइटीज़ है उसमें आपको सपोर्ट मिली है? सो ओवरऑल जो फास्ट का माहौल है वो आपको लाइक एडजस्ट करने में अभी तक कितना लाइक फ़ायदेमंद साबित हुआ है? वेल जो यूनिवर्सिटी के अंदर आके जनरल मैंने सारे स्टूडेंट्स के अंदर और सोसाइटीज़ के अंदर देखा है, उसमें यह है कि आपको अपने एकेडमिक्स से हट के बहुत कम टाइम मिलता है और कुछ लोग जो हैं वो लाइक ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन डिबेटिंग के अंदर एज सच ट्रेंड नहीं था। तो मैंने इस तरह से किया कि जो भी डिबेटिंग की सोसाइटी है वहाँ पे जो सीनियर मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं उनसे इस चीज़ की परमिशन ली कि मैंने इस तरीके से कॉम्पिटिशन्स पर जाना है और उनके थ्रू ही जो है वो मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा आप इन स्पीकर के साथ जा सकते हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। तो शुरुआत में कुछ टीम्स वगैरह जो हैं वो मिली और अपनी डिबेटिंग जर्नी को यूनिवर्सिटी में आके इस तरीके से मैंने शुरू किया। अच्छा, एज ए यूथ क्लब एक्टिव मेंबर यूनिवर्सिटी को आप कैसे देखते हैं? लाइक एथिकल लेकर हम बात करें या मोरल लेकर हम बात करें, क्योंकि दैट इज़ लाइक अ ट्रेंडिंग इशू राइट नाउ इन यूनिवर्सिटीज़ के। यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा लिबरल होती जा रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? अगर अपनी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली बात करें तो विदाउट एनी बायस मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी बेहतर माहौल है और इसके एक रीज़न ये भी हो सकती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है उसमें ऐसा इतने प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आते एज़ कम्पेयर टू बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो कि लाइक लिबरल आर्ट्स की डिग्रीज करवा रही हैं या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सोशल इवेंट्स करवाए जाते हैं। तो जिस
पैटर्न के ऊपर वो इवेंट्स करवाए जाते हैं, वहाँ पे फिर काफ़ी मसले मसाइल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स और इस किस्म की चीज़ें करवाई जा रही हैं और इसको जो है इनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे एटीट्यूड्स को प्रमोट किया जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन एज़ फार एज़ अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है ये सब चीज़ें। अच्छा अब्दुल्ला, अभी आपने सारी की सारी बात की कि लाइक यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, लाइक कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द सोल्यूशन टू दैट? क्योंकि आजकल की अगर हम यूथ की बात करें तो अगर आप उनको इस तरह की चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो उनको लगता है कि हमें लाइक एक जेल के अंदर रखा जा रहा है एज दे से। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन कि जिसमें यूथ को भी सर्व करना, ये सब चीज़ें आसान और हम लोग एक तब्दीली की तरफ भी जा सकें कि हम लोग जो इस्लामिक है या फिर जो वेस्टर्न कल्चर एटलीस्ट है उसको कम से कम ज़रूर जो है ना वो थोड़ा सा हम लोग कम कर सकें? एक तो ये है कि ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पोर्ट्स के अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, इवन कि अगर कोई गेमिंग कंपटीशन हो रहे हैं या जिस तरीके से प्रोग्रामिंग के या इस तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इन चीज़ों का जब ट्रेंड ज़्यादा होगा तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो इस तरह के इवेंट्स को प्रेफर करेंगे जहाँ पे उनको सीखने का भी मौका मिल रहा है, वो कम्पीट भी कर रहे हैं और कोई विनिंग प्राइज़ भी उनको मिल रहा है। तो क्योंकि इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं होते तो उस गैप को फिल इन करने के लिए जो है ना लोग बिल्कुल रैंडम किस्म के इवेंट्स पर ऐसी चीज़ें करवाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से काम करने का यही तरीका है कि कोई प्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करवाया जाए। एग्जैक्टली और लाइक कंसिडरिंग जो भी यूथ बन गई है सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, सो अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूँ, सो वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन लाइक 2050? वेल मैं काफ़ी अच्छी होप्स रखता हूँ पाकिस्तान को लेकर, और उसकी एक रीज़न ये है कि अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो अगर अभी के हालात हम कहते हैं कि बहुत बुरे हैं, तो उसकी रीज़न शायद ये है कि जो पिछली जनरेशन्स थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं। लेकिन जब चैलेंजेस को लोग एम्ब्रेस करेंगे और यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे तो फिर वो वाली जनरेशन जो है आने वाले वक्तों को ज़्यादा बेहतर बना सकती है। तो दैट्स वाई अगर ये वाली हार्डशिप को लोग अच्छे तरीके से फेस करते हैं और ऑनेस्टी का मुजाहरा करते हैं तो आने वाले वक्तों में डेफिनेटली हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम लोग हालात बेहतर करने की बात करते हैं तो उसमें इकॉनमी का बहुत मेजर रोल होता है। लाइक अभी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग इतनी आजकल अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सो आपने जो बात की ज़्यादा दैट इज़ मोर फोकस टुवर्ड्स द पब्लिक एंड टुवर्ड्स चेंजिंग आवर ओन सेल्फ। सो डोंट यू थिंक कि जब तक आपके ऊपर जो लीडर्स हैं जब तक वो इस किस्म के नहीं आएंगे जो कि करप्शन के ऊपर नहीं होंगे बल्कि जिनको वाकई एक इकॉनमी संभालनी आती होगी, तब तक वी कैन नॉट गो टुवर्ड्स अ बेटर चेंज। क्योंकि अगर आप लोग खुद सारे अच्छे बन भी जाओ बट आपकी इकॉनमी तब भी अगर डिप्रिशिएट करी जा रही है, यू स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ डिफ़ॉल्ट, तो फिर तो इन सब चीज़ों का भी फ़ायदा नहीं होगा। डोंट यू थिंक दैट? अच्छा, एक तो लीडर्स को सिलेक्ट करने के हवाले से ये है कि जब तक लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं थी कि हमने कौन से लीडर को चूज़ करना है और ये चीज़ क्यों मैटर करती है, तब तक हमने देखा कि हर तरह के लीडर्स आ रहे हैं और वो बेसिकली जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन जो है वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन नाउ वी थिंक कि अब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है और उन्होंने क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं तो वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्टिंग देयर लीडर, और फिर जो उस लीडर के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा कि मैंने अपनी आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करना है और अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है। और जहाँ तक इकॉनमी को बेहतर और स्ट्रेंथन करने की बात है तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है और उसको स्टेबलाइज करना है तो लोग जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अपनी लोकल इकॉनमी के अंदर ही जो है अपनी नीड्स को पूरा किया जाए। यानी कि जो एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होती है कि हम अपनी ही इकॉनमी को प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर से जो है वो हम कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं इंपोर्ट करेंगे और इनफैक्ट अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ जाएँ तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। परफेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। सो लाइक आप एथलीट्स के अंदर भी थोड़ा सा लाइक कौन सी स्पोर्ट आप पसंद करते हैं, कुछ खेलते वगैरह भी? क्योंकि लाइक डिबेट अगर आप करते हैं तो वो अपना खुद बहुत हेक्टिक होता है, अगर कभी डिबेट की इवेंट में जाता है आपके 3 दिन तो कहीं नहीं जाते, राइट? सो इसके साथ साथ भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर हैं आप? हाँ, स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी एक्टिवली जो है वो एक टाइम पे क्रिकेट खेलता होता था। लाइक हम दोस्तों को जब भी टाइम मिलता था तो वी वुड जस्ट गो आउट एंड प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो है वो देखने के हवाले से भी, फॉलो करने के हवाले से और खेलने के हवाले से हमेशा से जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, लाइक कंसिडरिंग इस वक्त आपके जो हाथ की कंडीशन है, सो लाइक टेल अस मोर अबाउट इट। इसमें आप लाइक ये हुआ कैसे था बेसिकली? इसका कोई स्पोर्ट्स के साथ इंटरलिंक आपको कभी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी? वेल ये बाय बर्थ तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वीक होता गया हाथ। लेकिन ये है कि क्योंकि ये सारा कुछ एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और एक छोटी उम्र से ही था तो ऐसा सच कभी कोई ड्रॉबैक फील नहीं किया। मतलब जो स्पोर्ट्स मुझे लगता था कि मेरे से रेलेवेंट है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। बट लाइक प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? वो प्रॉब्लम इस तरीके से है कि इस डिजीज़ का नाम है स्क्लेरोडर्मा।
इसके अंदर आप लाइक अपने बाजू को बेंड नहीं कर सकते और उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वरना बाकी ये है कि जिस तरीके से आप कोप कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख भी लेता हूँ और बाकी जितने डिफरेंट काम होते हैं वो सब हो जाते हैं, तो इसलिए असर जो है वो उतना ड्रॉबैक नहीं फील होता। राइट। और लाइक स्कूल एज के अंदर कभी कोई बुलिंग फेस करनी पड़ी इस वजह से, क्योंकि लाइक लोगों को बुली करना बहुत पसंद है अनफॉर्चुनेटली? नहीं हुआ इस तरीके से कि बचपन से ही जो है ना वो कोई अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो मुझे मिला, तो यानी कि एज सच कभी इस तरह की डिस्कशन भी नहीं हुई, ना कोई एज सच जो है वो बुलीज पर्सनली फेस किए। तो अच्छी कंपनी की वजह से जो है मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प होती है। But like, do you ever think कि if that wasn't the case, तो फिर maybe you could have been in a different side today, या फिर शायद आप थोड़ा सा different होते आज? नॉट रियली, बिकॉज एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके पास ये कंपैरिजन है कि अच्छा पहले मैं ये कुछ कर सकता था, अब मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन फॉर मी, क्योंकि बिल्कुल ही एक बचपन से एक ग्रेजुअल एक चेंज था और मुझे क्योंकि कोई पर्सनली ऐसा हुआ नहीं कि अच्छा मैंने ये चीज़ हासिल करनी है लेकिन इसमें मुझे कोई रुकावट फेस करने को मिल रही है, तो क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई तो मुझे एज सच जो है ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, बट लाइक दैट रियली डिजर्व्स अप्रिसिएशन कि यू नो कि बंदा खुद थोड़ा कॉम्प्लेक्स में चल जाता है कि आई एम नॉट नॉर्मल या फिर ऐसे कुछ भी है, बट लाइक आप तो खुद डिबेट्स वगैरह करते हैं और लाइक इन सब चीज़ों को इंटरव्यूज में जाके भी शो ऑफ करते हैं, सो दैट इज़ रियली क्रेडिबल। सो कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि लाइक जो भी आपने डिबेटिंग वगैरह की है, सो उसमें कोई जो भी आप एडवाइस देना चाहें किसी बंदे को जो भी डिबेटिंग वगैरह करना चाहता है, कि लाइक जो केस स्टडी होती है, जो केस बनाने का कॉन्सेप्ट प्रोसीजर होता है, उससे लेके डिबेट करने तक जो भी मोटिवेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती है, अगर आप इस कैमरे में देख के लोगों को एडवाइस करना चाहें कि लाइक हाउ कैन दे बिकम अ पर्सन लाइक यू आर, कि लाइक जो भी जज भी करता है और लाइक डिबेटिंग में भी इतना एक्सेल कर रहा है? वेल प्राइमरीली ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ करनी है तो उसको स्टार्ट कर दिया जाए विदाउट थिंकिंग सो मच कि अच्छा अगर ये नहीं होगा या वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो जब आप स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स पर जाते हैं तो वहीं से इंसान ग्रो करना शुरू करता है और एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद बंदा जब पीछे मुड़ के देखता है तो यू रियलाइज़ कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मैंने काफ़ी ग्रो किया है। तो विदाउट हैविंग द फियर ऑफ फेलियर आप एक चीज़ को करते रहें कॉन्स्टेंटली, तो यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन लर्न लॉट। राइट। और लाइक माशा आपकी बात भी बड़ी प्यारी है, सो कोई तिलावत सुना दें, लेट्स सबमिट अपॉन दैट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमें टाइम दिया, इतना ज़्यादा आपने टाइम दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई होप द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज़ वेल। थैंक यू। सो वी टॉक टू अब्दुल्ला टुडे। आज हम लोगों ने डिबेटिंग के बारे में बहुत कुछ नया सीखा अब्दुल्ला मकसूद से, जो कि बहुत ज़्यादा जज भी रह चुके हैं। मैं पर्सनली उनके साथ एक टीम के अंदर, एक कॉम्पिटिशन के अंदर जा भी चुका हूँ एज ए डिबेटिंग टीम। सो ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन एंड इट्स अमेजिंग टू वर्क विद देम। बट द मेन थिंग जो उन्होंने बात की वो ये है कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आपने कुछ भी चीज़ अगर अचीव करनी है ना, सो जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट और उसको बस एग्जीक्यूट करो, क्योंकि बाकी जो भी चीज़ होती है ना, इट इज़ नेवर टू लेट। आप उसको हमेशा फिक्स कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक इवन स्ट्रॉगर देन यू वर बिफोर। अपार्ट फ्रॉम दैट ही टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ जर्नी ऑफ द यूथ क्लब, और उन्होंने ज़िंदगी में अभी तक कितना कुछ एक्सपीरियंस किया और लाइक उनसे बहुत सारी इंसाइट्स मिली हैं। सो वी शुड रियली कम इन टू डिबेट, जो कि आजकल हमारी ज़्यादातर अवाम अनफॉर्चुनेटली नहीं आती है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने मेंशन किया कि डिबेट्स आपकी ना सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करता है, बल्कि ओवरऑल आपकी सॉफ्ट स्किल से लेकर आपकी पर्सनैलिटी से लेकर आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी पब्लिक स्पीकिंग को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर करता है। सो डू मेक श्योर कि आप लोग डिबेट्स के अंदर भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जैसे कि बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो इफ देयर एनी सजेशंस यू कैन लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स। विद दिस इज़ योर होस्ट शाज़िम मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। आईफोन के बड़े मसले।